हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड कोच की क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। यहाँ पर अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग का, बट मेरे क्या है, क्लास जो आती है शाम को 5 बजे आती है। तो यहाँ पे हिंदी की जो क्लास हमारी चलाई जा रही थी, जो मैंने बीच में पेंडिंग छोड़ दी थी, उसको मैं दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। बीच में मैंने एक भी क्लास नहीं डाली है हिंदी की क्लास। तो यहाँ पर जो हमारी पेंडिंग क्लासेस थी उनको फिर से स्टार्ट किया जा रहा है। मैं कोशिश करूंगी कि हमारी उत्तराखंड और हिंदी की दोनों क्लासेस चलाई जा सके। तो यहाँ पर आज की क्लास जो मैं हिंदी कर रही हूँ, जहाँ से हमने छोड़ा था पिछले कुछ दिनों में, वहीं से हम इस क्लास को फिर से स्टार्ट करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि हमने कहाँ पर अपनी क्लास को छोड़ा था। तो यहाँ पर हमारी जो क्लासेस चलाई गई थी, पहले हिंदी के उद्भव थे, हिंदी का उद्भव किस प्रकार हुआ था। तो हिंदी के विकास की बात हुई थी, हिंदी के नाम पर चर्चा की गई थी। तो हिंदी के विकास की बात हुई। फिर यहाँ पर आ जाती है हिंदी शब्द से रिलेटेड लिपि। तो लिपि की बात हुई, जहाँ पे हमारी देवनागरी लिपि थी, देवनागरी लिपि की बात की गई थी। हिंदी के विकास के अंतर्गत ही हमने यहाँ पे भाषा यानी कि संवैधानिक रूप से हिंदी के बारे में बात करी थी। उसी के अंदर सब कुछ आ गया था कि हिंदी की संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया है, कितनी भाषाएं हैं जो मान्यता प्राप्त हैं संवैधानिक रूप से। तो ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। हिंदी की बात आती है, हिंदी की लिपि के बाद जो आ जाती है हमारी, आ जाती है वर्णमाला। तो वर्णमाला को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी क्लासेस में। तो वर्णमाला, और इसके बाद जो आती है वो होती है शब्द रचना। तो शब्द रचना, ये हमारा जो था टॉपिक शब्द रचना चल रहा था। शब्द रचना में हमने 4 चीजों को कवर करने की बात कही है, जो मैंने चार्ट बनाया था। तो यहाँ पर हमारे जो शब्दों की रचना होती है वो 4 प्रकार से होती है। 4 प्रकार से कैसे होती है? यहाँ पर जो पहला आ जाता है वो आती है संधि। दूसरा जो होता है वो होता है समास। शब्दों की रचना कितने प्रकार के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है हमारा प्रत्यय। ये तो सिंपल सी बात है, ये तो प्रत्यय और उपसर्ग आसानी से समझ जाएंगे आप। जो हमें समझने की चीज है वो थी हमारी संधि और समास। इनके बारे में भी बताऊंगी मैं आपको। एक क्लास इनकी प्रत्यय और उपसर्ग की रख दी जाएगी। तो संधि हम कवर कर चुके हैं। समास हमारा आज का टॉपिक है। तो आज का टॉपिक हमारा समास है। संधि किस पे बेस्ड थी? जो शब्दों की रचना होती है वो किस लिए होती है? वो होती है वर्णों पे। यानी कि इसमें क्या होता है कि वर्णों का मेल होता है। अब शब्दों की रचना करने के लिए यहाँ क्या होता है, जैसे वर्णों से क्या बन गई? संधि बन गई। संधि बन गई। अब यहाँ पे सपोज एक शब्द बना अहि, अति, और दूसरा शब्द बन गया, इस दूसरा शब्द उससे बना है लोप। तो ये क्या है? ये जो पूरा है ये कहलाता है शब्द, और जबकि संधि में क्या होता है? संधि में जो होते हैं वर्ण आते हैं। यहाँ पे व हो गया प्लस अ आ गया प्लस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? वो जैसे क्या होती है संधि, ये जो वर्ण आते हैं यहाँ पर, ये वर्ण क्या होते हैं? किसी शब्द का भाग होते हैं, यानी कि इंदर्भी शब्द और इंदर्भी शब्द। तो संधि में क्या होता है कि वर्णों का मेल होता है। संधि में ये वर्णों का मेल होता है, और जबकि जो समास होता है उसमें इन शब्दों का मेल होता है। तो जो हमारा समास है वो किस पे बेस्ड है? शब्दों पे बेस्ड है। यानी कि शब्द, यहाँ पे आप देखेंगे शब्द जो बनता है संधि के बाद, उस पे बेस्ड होता है समास। समास में आपको दिख जाएगा। इसके बाद देखते हैं अब टॉपिक, और वहां पे मैं आपको डीपली तरीके से बताती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है समास। और साथ ही साथ मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके लिए एक लाइव क्लासेस भी लेके आऊँ रिवीजन के लिए। मतलब क्या है कि अगर जिसमें मैं ज्योग्राफी या मतलब जो भी टॉपिक्स मुझे इम्पोर्टेंट लगेंगे वो हम उसका क्विक रिवीजन यानी कि रिवीजन करेंगे, फटाफट देखेंगे, मैपिंग के थ्रू देखेंगे। उससे क्या होगा, जो आने वाला एग्जाम है, जो मई में हमारे एग्जाम होने वाले हैं, उसके लिए हम थोड़ी चीजों को फास्ट तरीके से देख सकते हैं। क्योंकि ये तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो हम यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही देख रहे हैं आगे को। लेकिन वो उसमें क्या होगा, हमारा जो रिवीजन है वो रिवीजन क्लास अलग से चलाई जाएगी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द आपके लिए क्या लेके आऊँ, एक लाइव क्लास भी लेके आऊँ। तो आज का हमारा टॉपिक है शब्द रचना के अंतर्गत शब्द रचना है। शब्द रचना
हमारा चल रहा था और यहाँ पर हमारा जो है वो है समास। तो देखिए एक मेथड ये है कि हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं, मतलब एक इसको जोड़ रहे हैं और इसको जोड़ रहे हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, अनुकूल बन जाता है, अनुकूल बन जाता है। तो ये पूरा, अगर ये शब्द है, ये भी एक शब्द है और यहाँ भी एक शब्द है, यहाँ भी एक शब्द है, इसका भी अपना मीन्स है और इसका भी अपना मीन्स है। तो ये जो शब्दों से शब्द मिलकर बनते हैं वो कहलाते हैं समास। तो शब्दों के मेल को क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। अब वो शब्द कैसे होंगे, एक सार्थक शब्द होंगे, यानी कि इनका भी कोई मतलब होगा और इसका भी कोई मतलब होगा। तो सार्थक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन लिख देती हूँ मैं। सार्थक समास किसे कहते हैं? शॉर्ट में डेफिनेशन लिख देती हूँ। सार्थक ये भी नहीं चल रहा है। शब्दों के मेल को समास कहते हैं। तो हमारी यहाँ डेफिनेशन होगी कि सार्थक शब्दों के मेल को कहते हैं समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त प्रक्रिया या छोटा करने का ढंग है। भाषा में के एक से अधिक शब्दों को मिलाकर जो अर्थ प्रकट होता है उसे समास कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसकी डेफिनेशन है, भाषा में एक से, ये जो मैंने करा है ये क्या था, एक ही प्रकार का समास है। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ मैंने यहाँ पे ऐड करके दिखा दिया है, लेकिन समास में इस तरीके से ऐड करके नहीं दिखाया जाता, ये मैंने खाली समझाने के लिए लिखा है यहाँ पर। और इसके साथ साथ क्या होता है, एक ये दो भी हो सकते हैं या फिर ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे क्या है कि एक इस टाइप के भी समास होते हैं जिसमें ये होता है कि एक शब्द दे दिया जाता है, घर को आया हुआ, घर को आया हुआ। यहाँ पे आप दो शब्द नहीं कह सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो जैसे घर को आया है तो इसे कहते हैं गृहगात, ग्रहागत, ये कहते हैं ग्रहागत। तो समास का मतलब क्या हुआ, घर को आया हुआ ग्रहागत, यानी कि ये देखिए आप, एक दो तीन चार, तो चार शब्दों से मिलकर के क्या हो रहा है कि समास बन रहा है ग्रहागत। लेकिन इसमें भी अलग अलग टाइप के समास हैं। एक समास आपका ये हो गया जिसमें दो शब्दों को मिलाकर के बन गया, एक नया शब्द बन गया। और एक समास आपका ये हो गया कि ये आपके जो शब्द मिल रहे हैं उससे एक नया शब्द मिलकर बनाता है। तो समास का मतलब होता है कि भाषा में एक से अधिक शब्दों को मिलाकर जो अर्थ प्रकट होता है। भाषा में एक से अधिक, ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रही थी, इसको मिटा देते हैं अब। भाषा में एक से अधिक शब्दों को मिलाकर नया अर्थ प्रकट होता है, नया अर्थ प्रकट होता है। तो समास किसे कहेंगे,
शब्दों के सार्थक मेल को, सार्थक शब्दों के मेल को कहते हैं समास कहते हैं। वो एक भी हो सकते हैं, वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। मतलब क्या है कि उसमें शब्द है, लेकिन जो तीन और चार हैं, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि किसी के बीच में से लिखा है, किसी के बीच में के लिखा है, किसी के बीच में ने लिखा है, किसी के बीच में पर लिखा है, किसी के बीच में द्वारा लिखा है, और किसी के बीच में क्या होता है जैसे अलग अलग के लिए कुछ लिखा होता है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये अलग अलग चीजें, ये जो है ये क्या होते हैं कि ये जोड़ते हैं। तो ये किस तरीके से आते हैं, किस समास में यूज किए जाते हैं, ये दिखेगा हमें समास के प्रकार के अंतर्गत। तो एक तो ये आपके जो ये होते हैं, ये जो जोड़ने वाली चीजें होती है, ये आपका से के ये जो होते हैं, ये आते हैं आपके तत्पुरुष समास के अंतर्गत। और बहुत सारे 2-3 टाइप के समास है जिसमें इन चीजों का यूज किया जाता है। एक जगह आपने देखा होगा और, तो ये और या ये भी एक समास का भाग है। तो हम बात करेंगे यहाँ समास के प्रकार की। तो देखिए आप यहाँ पर सार्थक शब्दों से मिलकर नया शब्द बनता है, उसे कहते हैं समास कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो शब्द बनता है, यानी कि जो शब्द बनता है उसे कहते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ सार्थक शब्द, सार्थक यानी कि सार्थक शब्द प्लस सार्थक शब्द। तो जब ये सार्थक शब्द और सार्थक शब्द मिलता है ना, तो इसे कहेंगे, क्या कहेंगे, इसे कहेंगे समस्त पद, समस्त पद। तो इसे कहते हैं समस्त पद, समस्त पद। तो हमारे ये जो शब्द होंगे सार्थक शब्द, यहाँ पर भी सार्थक शब्द है, ये दो भी हो सकता है, यहाँ पर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो सार्थक शब्द सार्थक शब्दों के मिलने पर एक समस्त पद बनकर आता है, उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। इसे कहते हैं पूर्व पद। और इसे ये जो होता है पूर्व पद होता है, यानी कि ये पहला जो पद होता है इसे पूर्व पद कहते हैं, और जो दूसरा पद होता है उसे कहते हैं उत्तर पद, उत्तर पद। तो समास में कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। तो पूर्व पद उत्तर पद। अब मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ, जहां पर पूर्व पद और उत्तर पद। तो जब समास के प्रकार पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो समस्त पद है, ये जो समस्त पद है वो दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। तो ये क्या होता है, जो समास के प्रकार होते हैं तो इसमें ये टाइप से चेंज हो जाते हैं कि किसी में क्या होता है, ये वाला पद प्रधान होता है और किसी में ये वाला पद प्रधान होता है, किसी में दोनों प्रधान होते हैं और किसी में दोनों ही प्रधान नहीं होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ होता है। तो पहला जैसे मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ यहाँ पर, जन को प्रिय, जन को प्रिय, तो वो क्या कहलाएगा, जन प्रिय, जन प्रिय। ये क्या है, ये कारक है, कारक। तो ये क्या है, कारक है। अब ये कारक आया कहाँ से, वो हम देखेंगे अभी आगे। तो ये कारक है, ये हो गया आपका पूर्व पद और ये हो गया आपका उत्तर पद, और ये क्या हो गया, समस्त पद हो गया। तो समास में जब हम समास करते हैं, मतलब क्या है, दो शब्दों का, तो हमें क्या मिलता है, समस्त पद मिलता है, जिसमें पहला पद जब जुड़ता है और दूसरा पद उत्तर पद से मिलता है, तो यहाँ पर क्या होता है, इनका लोप हो जाता है। ये जो छेद होते हैं, ये जो शब्द होता है ना, इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, जनप्रिय मिल जाएगा। लेकिन संधि में क्या होता है, जैसे आपने लिखा है यहाँ पर विद्यालय, विद्या प्लस आलय, ये है ना विद्यालय है। संधि में क्या हुआ, तो यहाँ पर आ है और प्लस यहाँ पर भी आ है, तो ये मिलकर क्या बनाता है, यहाँ पर
आ बन जाएगा, मतलब वो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जो कैपिटल आ होता है वो बन जाता है, और यहाँ पर क्या बन जाता है, विद्यालय हो जाता है, विद्यालय। ये ज्यादा विद्या, ये विद्यालय हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक चीज और समझेंगे, देखो कि समास में विभक्ति या योजक चिन्ह, योजक चिन्ह क्या होते हैं, ऐसे डैश करके लिखे होते हैं जो बीच में, तो योजक चिन्ह या विभक्ति, ये जो हो गई ये विभक्ति, ये कहलाते हैं कारक। तो इनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, जबकि संधि में क्या होता है, वो परिवर्तित हो जाते हैं। या तो इसमें ये आ में चेंज हो जाते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, तो वहां पे कभी ई आ जाता है, कभी ए आ जाता है, कभी आओ आ जाता है। तो वो चीज मैं आपको बता चुकी है कहाँ पर कौन सी संधि में क्या चीज आती है। तो संधि में क्या होता है, आप ये चीज याद रखेंगे, संधि में जो वर्ण होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन समास में क्या होते हैं, इनका लोप हो जाता है और वो नया शब्द समस्त पद के रूप में सामने दिखता है। अगर ये हम जो कर रहे हैं इसे कहेंगे हम समास, मतलब बड़े से हम छोटा एक शब्द बना दे रहे हैं यहाँ पर, तो इसे कहेंगे समास। अगर हम इससे यहाँ को जाएं, मतलब इस तरीके का हमें बनाना हो, तो इसे कहेंगे हम समास विग्रह। तो इसे कहेंगे हम समास विग्रह। जबकि संधि में क्या होता है, अगर आपको वहां पे अंतर बताने के लिए आए, अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ये हो जाती है हमारी संधि, ये होगी हमारी संधि। और यहाँ से अगर हमारा क्या हो रहा है कि हम इसका डिवाइड, मतलब अलग अलग कर दे रहे हैं, तो इन्हें तोड़ दे रहे हैं, तो ये हो जाता है विच्छेद, विच्छेद। तो विच्छेद, तो ये हमारा जो हो जाएगा, इसको कहेंगे संधि विच्छेद, संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद में क्या होता है, ये होता है, और जबकि समास विग्रह कहलाता है ये। तो समास को समास विच्छेद नहीं कह सकते हैं, और संधि को संधि विग्रह नहीं कह सकते हैं। संधि को संधि विच्छेद कहेंगे और समास को समास विग्रह कहेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे कि कितने कौन कौन से शब्दों का क्या होता है कि यहाँ पर समास किया जाता है। तो जो समास निर्माण की प्रक्रिया होती है, तो समास अगर हम करेंगे, अगर हम क्या है समास करेंगे, तो हमें 3 तरह के शब्द प्राप्त हो सकते हैं। अगर क्या है तत्सम, वहां पर आपको 3 तरह से समास मिल सकते हैं, यानी कि शब्द किस तरह के मिलेंगे, तत्सम, क्या हो गया इनको, तत्सम प्लस तत्सम, तत्सम प्लस तत्सम। तत्सम शब्द का तत्सम शब्द के साथ यहाँ समास होता है, और हमें जो मिलता है यहाँ पर जो समास होगा वो तत्सम का तत्सम शब्दों से होगा, यानी कि हमें तत्सम शब्द का तत्सम शब्द से हम समास कर सकते हैं। दूसरा तत्सम, दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है तत्सम व तद्भव से। तत्सम व, यहाँ वो लिख देती हूँ क्योंकि इसमें प्लस नहीं आता है, वो तद्भव से, तद्भव, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए लगा दिया था शब्दों से। तीसरा जो होता है देसी और विदेशी, सॉरी विदेशी विदेशी शब्दों से, विदेशी विदेशी शब्दों से समास होता है। विदेशी प्लस विदेशी।
तो 3 तरह के शब्दों से यहाँ समास की प्रक्रिया की जाती है। 3 तरह के शब्द हम यहाँ पे समास में यूज किए जाते हैं। तत्सम तत्सम से, तत्सम का तत्सम शब्द से मिलता है, तत्सम तद्भव से मिलता है, और विदेशी प्लस विदेशी शब्दों का समास किया जाता है। और इसके अलावा और कोई शब्द हम जैसे क्या कहते हैं देशज विदेशज, इस टाइप के समास नहीं किया जाता वहां पर। तो ये हमारा हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे। तो और एक और चीज है यहाँ है समास, यहाँ है संधि। ये समास है, ये संधि है। शब्द प्लस शब्द मिल रहा है, वर्ण प्लस वर्ण मिला है। यहाँ व शब्द, वर्ण प्लस वर्ण। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो बनता है ना वर्ण से वर्ण, जैसे अनुचर है, सपोज अनुचर है, और यहाँ पर जो बना है लंबोदर, शब्द पर पूर्व, मतलब इसका जो लंबोदर आया है वो क्या है, एक वाक्य होगा, शब्द होंगे, मतलब उसमें कारक चिन्ह होंगे, तब जाके तीसरा एक शब्द बन के आया होगा, उसे कहते हैं लंबोदर। तो संधि में समास नहीं होता है, लेकिन समास में संधि हो सकती है। तो एक चीज आप यहाँ पर देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर नोट करके, नोट, संधि में समास नहीं हो सकता, लेकिन समास में संधि हो सकती है। तो देखिए संधि में समास, ये जो संधि है, संधि को अगर हम क्या करेंगे, इसका संधि, जैसे ये संधि है, सपोज दूसरा कोई शब्द लिख दो, इसमें जरूरी नहीं है कि समास हो, इसको हम लिखेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक वाक्य के रूप में तोड़ना पड़ेगा, ये होगा। लेकिन लंबोदर की हम संधि कर सकते हैं, इसमें समास नहीं कर सकते हैं, और लेकिन जो संधि होगी उसका समास कर सकते हैं, संधि कर सकते हैं, मतलब समास का। तो ये समास है जैसे, तो ये लंबोदर की संधि करें अगर हम, सपोज दूसरा शब्द ले लेते हैं, जैसे हमारा क्या था, ग्रामागत। एग्जाम्पल, समास शब्द लिख दिया मैंने यहाँ पे, ग्रामागत, ग्रामागत। तो यहाँ पर ग्रामगत है, तो इसकी हम संधि करें तो ग्राम प्लस आगत, तो ये क्या होगी, इसकी संधि होगी, हो गई नहीं हो गई, संधि हो गई। तो इसका हम संधि कर सकते हैं, लेकिन संधि में समास नहीं होता है, कभी कभी निकल जाता है, लेकिन क्या होता है, संधि में समास नहीं होता है, और समास में हमेशा आपको संधि देखने को मिलेगी। तो इसकी मैंने अभी नहीं करी है संधि, क्योंकि ये क्या है, ज्यादा सिंपल है, क्योंकि ये क्या है, जो हमारा जो स्टार्टिंग की संधि होती है, जो फर्स्ट संधि होती है, वो यहाँ पे यूज की जाती है। तो ग्रामगत जो संधि है उसके अंतर्गत हमने क्या देख लिया है कि समास को देख लिया। तो समास मतलब समास के अंदर संधि करके देख लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि समास से संधि हो जाती है, लेकिन संधि वाले वर्ड से कभी समास नहीं मिल सकता है। तो आगे बढ़ते हैं इससे थोड़ा सा, तो ये लिख लीजिएगा और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं समास के प्रकार।
तो समास तो आप समझ गए होंगे कि शब्दों का शब्दों से मेल होना, शब्दों का शब्दों से मेल होना क्या बनता है, एक नया शब्द बनता है, उसे कहते हैं समास। उसमें क्या आता है, जो विभक्ति होती है उनका क्या होता है, लोप हो जाता है, जो बीच का शब्द होता है लोप हो जाता है, वहां प्लस का चिन्ह नहीं आता है, ये याद रखिएगा। समास में कभी भी प्लस का चिन्ह आता है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा दिया था। लेकिन प्लस का चिन्ह किस में आता है, संधि में आता है, समास में नहीं आता है। यहाँ पर जो आएगा आपको, यहाँ पर आपको कारक मिलेंगे, कारक कारक मिलेंगे। जैसे क्या होगा, ने, में, पर, व, और, से और द्वारा। मतलब ये जो शब्द होते हैं और चीजें भी होती हैं, जैसे क्या आते हैं, तथा, वो जो होता है वो मैंने लिख दिया, हाँ वो भी लिख दिया है। तो ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं कारक, उसके अंदर किसके अंतर्गत होते हैं, ये आ जाते हैं आपके समास के अंतर्गत। एक तो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, तो लिखते हैं यहाँ पे समास के प्रकार। मार्कर, तो यहाँ पे आ गए हम समास के प्रकार। तो समास के प्रकार, तो समास के कितने प्रकार के होते हैं, समास के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 5 प्रकार। समास के 5 प्रकार होते हैं, तो मैं यहाँ आपको बताऊंगी समास के कौन कौन से मतलब इस प्रकार के समास होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो समास की डेफिनेशन नहीं आएगी, समास का क्या आएगा कि आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और कहेंगे इसमें कौन सा समास है। तो ये चीजें वहां पे देखनी होती है एग्जाम में। तो एग्जाम सेंटर में अगर आप अच्छे से यहाँ पे करेंगे कि समास में किस समास में क्या चीज यूज हो रही है, तो आपको वहाँ इजीली तरीके से आप उसको देख सकते हैं और मिनटों में आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे 5 प्रकार के समास होते हैं। तो सबसे पहले आता है अव्ययी, अव्ययी भाव समास, ये हुआ अव्ययी भाव समास। दूसरा जो होता है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। तीसरे प्रकार का जो समास होता है वो होता है आपका द्विगु समास, सॉरी कर्मधारय, कर्मधारय, कर्मधारय धार समास, कर्मधारय समास। फिर आ जाता है आपका द्विगु समास, द्विगु समास। और यहाँ आ जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। तो 5 प्रकार, सॉरी मैंने 6 प्रकार बताए थे क्या, द्वंद्व समास, कर्मधारय, ये तत्पुरुष, हाँ द्वंद्व समास नहीं लिखा है यहाँ पर, इसको लिख देते थोड़ा इधर से, द्विगु समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। तो थोड़ा सा इधर कर देते, 6 प्रकार होते हैं इसके। द्वंद्व समास, और यहाँ पे आ जाएगा बहुव्रीहि समास। तो ये समास के प्रकार हो गए, जिसमें क्या होता है अव्ययी भाव समास होता है, सबसे सिंपल समास, यानी कि सबसे इजी समास जो होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि इस समास में आपको सबसे ज्यादा आसानी से दिख जाएगा। इसमें आपको अनुचर और अनुचर, यथा, जो आगे के प्रत्यय टाइप के दिखते हैं ना, जो आपको वहाँ कारक आगे के प्रत्यय टाइप के जो दिखेंगे, इसमें आ जाएगा आपका यथा, अनु, प्रति, आवत, इस टाइप का होता है, वो होता है अवयव, यानी कि अवयव से मिलकर, अवयव से मिलकर। इसमें क्या होता है, अवयव शब्दों का अवयव से मेल होता है, अवयव शब्दों का मेल होता है। तो अवयव शब्दों का जब मेल होता है तो उसे कहेंगे अवयवी समास। तो अवयव वाला आप देखेंगे तो यहाँ पे अब हमारा अवयव क्या होते हैं, अति होते हैं, यथा होता है, यथा, और आपका आ जाता है यथा, आ जाता है अति, आ जाता है प्रति, भर, प्रति,
भर भर। तो बहुत सारे हैं यहाँ पर ये अवयव जो क्या होते हैं, समास शब्द में जुड़कर क्या बना देते हैं, समास का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान। अब देखिए ये तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, इन तीनों को मैंने लाइन से इसलिए लिखा है क्योंकि इन तीनों में क्या होता है कि उत्तर पद प्रधान होता है। इन तीनों में उत्तर पद यानी कि पीछे का, इसमें पूर्व पद यानी कि जो स्टार्टिंग का पद होगा, मैं पूर्व पद और उत्तर पद को लिख देती हूँ। तो फर्स्ट जो होता है वो होता है पूर्व, और यहाँ पे कुछ कारक लिख देती हूँ, यहाँ पर कारक हो गया और यहाँ पे सेकंड हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा पूर्व पद और ये हो जाएगा हमारा उत्तर पद। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। तो पूर्व पद प्रधान होता है अवयवी में, उत्तर पद प्रधान होता है दोनों में, इन तीनों में। मतलब क्या है, उत्तर पद पीछे का जो सेकंड वाला होगा वो क्या होगा, प्रधान होगा। फिर आ जाएगा द्वंद्व समास। इसमें क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान। और ये सबसे ज्यादा, मतलब एक आपका अवयवी हो गया और एक हो गया द्वंद्व समास। वैसे तो सभी में आपको जो समझ गए उनको सभी इजी लगेंगे, लेकिन द्वंद्व समास को आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आपको एक चीज बताऊं, माता पिता कैसे लिखते हैं हम, माता डैश पिता, ये लिखते हैं। जहां आपको ये योजक चिन्ह दिख जाएगा वहां क्या है, द्वंद्व समास है। इतना आपको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पर जो योजक चिन्ह होता है, अगर हम उसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, माता और पिता। तो और पिता, या और को हम वह भी लिख सकते हैं। तो और वह आ जाएगा। तो वहां पे अगर आपको समास विग्रह दे दिया और ये नहीं दिया, माता और पिता दे दिया, तो और वह देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि द्वंद्व समास है। ऐसी भाई बहन, दिन रात, जो भी चीजें होती हैं इस टाइप की, उसमें क्या आता है, द्वंद्व समास होता है। तो कोई बात नहीं, दोनों ही मेन है, तो मैंने आपको यहाँ बता दिया। और दोनों अप्रधान होते हैं, यानी कि दोनों पद अप्रधान, दोनों लिखना था यहाँ पर भी, दोनों पद प्रधान, दोनों पद अप्रधान। तो ये हो गया समास के प्रकार। तो पहले हम यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल इनके लिख देते हैं। मतलब इस वाले के लिख देती हूँ, मैं कल की क्लास में बताऊंगी। तो एग्जाम्पल की इनकी पहचान किस प्रकार की होती है। यथा प्रति आवि, तो चलिए जो अभी ये जो समास के बारे में बताना है वो मैं आपको कल की क्लास में बताती हूँ। यहाँ पर मैं एक समास और बताना चाहूंगी, तत्पुरुष समास। तो आप तत्पुरुष में आप सबसे पहले क्या याद रखना है, यहाँ पर एक चीज याद रखना, आपने कारक पढ़ी होगी, कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, और यहाँ पे आता है द्वारा। संप्रदान के लिए, अपादान से। तो ये देखना, यहाँ पर एक से यहाँ आ रहा है और एक से यहाँ आ रहा है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं कारक चिन्ह होते हैं। कारक चिन्ह होते हैं ना, ये कारक चिन्ह है, चिन्ह ये हमने पढ़े होंगे छोटी क्लास में। तो अपादान से, ये अलग होने के लिए होता है, अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, वो पेड़ से एक से आता है जुड़ने के लिए, मतलब क्या है, यहाँ से वहां जाना, इस टाइप का से एक बीच में आता है, और एक होता है अलग होने के लिए। तो जहां पे किसी चीज की क्या होगी, मुक्ति होगी, हीन आएगा पीछे से, तो वो क्या होगा, यहाँ पर से लग जाएगा, ये वाला। अपादान से अलग होना। और आपका आ जाता है संबंध
संबंध, संबंध कारक आता है तो वहां पे आता है का, की, ये का अलग है, की, के, और रा, री, रे, ये तो कमी आता है। सबसे ज्यादा का, की, के ये चीजें हो जाती हैं। और संबंध का, की, के और रा, री, रे हो जाएगा आपका। और यहां पर आ जाएगा आपका अधिकरण। अधिकरण तो ये हो जाएगा अधिकरण वाला आपका में, पर। ये जो है ये क्या है, सब कारक चिन्ह हैं। जो कारक चिन्ह हम यूज करते हैं, जैसे मैंने अभी है बोला है पीछे से, तो वो भी क्या है, कारक। जैसे आपका क्या होगा कि मैं यहाँ पर जा रही हूँ, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मतलब जा रही हूँ, मैं बैठी हूँ। तो वो खाता है, राम यहाँ को क्या करता है, और उसने उससे ये करा, ये कहा। इस टाइप के जो बीच में आते हैं, जो वर्ड आते हैं हमारे, सासी से और काकी के, रारी रे, ये क्या होता है, सब कारक चिन्ह होते हैं। ये हम छोटी क्लास में ही पढ़ चुके हैं, पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज आप याद रखना। इस टेबल को याद रखना। अधिकरण तक लिखा है मैंने, लास्ट वाला विभक्ति नहीं लिखी है, क्योंकि उसमें क्या होता है वो हमें यूज नहीं करना है, हमें सिर्फ ये करना है। कर्ता वाला भी मैंने लिख दिया है, लेकिन जो तत्पुरुष समास होता है वो होता है कर्म से। तो आप यहाँ से याद करेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अच्छे से याद होता है। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, संबंध का, किए, रारी रे और अधिकरण में, पर। और जो लास्ट आता है उसमें आ जाता है संबोधन में हो अरे आता है, तो वो तो याद ही होगा। कर्ता ने, एक बार देख लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना जरूर याद रखना है। संबंध का, की, के, रारी रे अपना आप आ जाएगा, अधिकरण में, पर। तो ये हो गए कारक चिन्ह। तो हमारा तत्पुरुष समास इस पे बेस्ड है। द्विगु समास संख्यावाचक होता है, यहाँ पर संख्या। तो यहाँ पे आपको संख्या दिखेगी या फिर परिणाम दिखेगा, संख्या या परिणाम। जैसे क्या हो गया, त्रिलोचन, चतुर्भुज, इस टाइप के जो भी आएंगे वो क्या होगा, संख्यावाचक। तो बहुत ही इजी है समास। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, योजक चिन्ह दिख जाएंगे, मतलब क्या है, बीच में डैश, या फिर आपको और वह आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या दिख जाएंगे, तत्पुरुष। लेकिन ये जो तत्पुरुष समास होता है ना, ये आपको इसके ये जो होते हैं, ये होते हैं समास विग्रह में जुड़े हुए। लेकिन आप इसका समास करते हैं तो वहां समस्त पद एक शब्द आएगा। तो आपको वहां पे देखना है कि इसमें कैसा शब्द बन सकता है। बाकी कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव भी बहुत ईजी है, वो मैं आपको कल बताऊंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इनके प्रकार, इनकी डेफिनेशन। तो कैसी लगी आपको क्लास, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी ये क्लास डेली लेके आऊँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।